देश प्रदेश में कई ऐसे नेता होते हैं जो जब भी बोलते हैं तो सुर्खियां बनती हैं। हमारे साथ भी आज एक ऐसे ही नेता मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय कराना अपना दायित्व समझता हूं। हमारे साथ हैं ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी। सर, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। धन्यवाद जी। सर, आप जब भी बोलते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो आपको सुने, और पत्रकारों का काम भी आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो खबर निश्चित तौर पर बनती है। तो सर, खबर बनाने के लिए आप बोलते हैं या फिर जो आप बोलते हो खुद ब खुद खबर बन जाती है? नहीं, जहाँ तक बोलने का मामला है, मेरी आदत है, मैं हमेशा सच के ऊपर बात करता हूँ। और मैं जो आज कई बार सब राजनीतिक ज्ञानी मैं बोल रहा हूँ, कई बार जो लोग राजनीति करते हैं वो एक बीच बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को हमेशा जनता को सच से रूबरू करा करके शासन करना चाहिए, ताकि कोई हमें गलत काम करने के लिए ना बोले और ना हम लोग गलत काम करें। तो उस दृष्टि से जब मैं बोलता हूँ तो मैं अपने अंदर से बोलता हूँ, अपनी भावनाओं से बोलता हूँ। कई बार वो भावनाएं लोगों को अच्छी भी नहीं लगती हैं, ऐसा भी फीडबैक आता है कि आपने जो बिल्कुल ही क्लीन सच बोल दिया। तो मुझे लगता है सच तो सच ही होता है, वो सीधा हो जहाँ पे घुमा फिरा करके हो। तो मैं सच बोलता हूँ और गलत लोगों को शेल्टर देने की मेरी आदत नहीं है। मैं उनको कभी शेल्टर नहीं देता हूँ। गलत काम अगर कोई लेकर के आता तो मैं उसको सीधा नो बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी भी कि मैं भाई साहब देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं बातचीत देख लूँगा। जो मेरा मन बोल रहा है कि काम ही गलत है, काम होगा ही नहीं, तो उस आदमी के चक्कर क्यों लगाने। तो उसके नाते कई बार लोग मेरे विरोध में भी हो जाते हैं कि जी वो तो मुँह पर ही सच बोल देते हैं, उन्होंने तो हमें काम को इनकार कर दिया। अब ये जनता को तय करना है कि वो किस तरह से लोगों को चाहते हैं। तो जहाँ तक आपने कहा खबर बनाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार भावनाओं में बह करके, या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि कई बार जोश में आकर के कुछ ऐसी चीज़ भी बोल हो जाती है जो कई बार अपने आप खबर बन जाती है। शायद हम भी ना चाहते हो कि वो खबर बने। तो उसके नाते मेरा तो ये रहता है कि जनता को सच बताओ, उसको सच्चाई से रूबरू कराओ, ताकि जनता आपके पास गलत काम के लिए आए ना, और हम भी वही काम करें जैसा हम लोग परिवार चलाते हैं वैसा हम लोग सरकार चलाएं। परिवार के सब सदस्यों को पता होता है परिवार की हालत क्या है, पिताजी की हालत क्या है, आय के साधन क्या है, माताजी क्या करते हैं। माताजी भी सच बताती हैं बच्चों को, पिताजी भी बताते हैं भैया ये नहीं होगा, ये होगा। तो हम लोग सरकार में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जब लोगों को सच्चाई पता लग जाएगी तो अनड्यू बेनिफिट्स लोग हमसे नहीं मांगेंगे, वो नहीं बोलेंगे। और उसके बावजूद भी अगर वो डिमांड करते तो उनको बोल दो भैया ये नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, कोई और आएगा तो देख लेना, आपने उनसे करा लेना। और बीजेपी तो कभी ऐसा करती ही नहीं है। हम जैसे अनड्यू बेनिफिट्स नहीं दे सकते थे, 1500 रुपया 21 लाख महिलाओं को नहीं दे सकते, तो हमने नहीं लिखा। लिखने में तो एक ही लाइन लिखनी थी, हम भी लिख देते। और मुझे लगता है 0.9% से जो हम हिमाचल हारे, तो शायद हम नहीं हारते, क्योंकि कुछ लोगों ने 1500 के चक्कर में भावनाओं में बह करके वोट डाला। और भी बहुत कुछ बोला गया, 4 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, हर साल 1 लाख को देंगे। और आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कैसेट्स हैं हमारे पास, उन्होंने बोला हुआ, भाषणों में बोला हुआ है, इनके घोषणा पत्र के अंदर है। हम मान के चलते हैं जब हिमाचल प्रदेश के अंदर 74 सालों में 3-3.5 लाख कर्मचारी हैं, सबको जोड़ लिया जाए, सब कैटेगरीज़ को, तो आप 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 5 लाख नए कहाँ भर्ती कर देंगे? तो अब उनके गले की फांस बना हुआ ना जी कांग्रेस के। तो हम लोग झूठ नहीं बोलते। हमें भी कईयों ने कहा लिख दो, बोल दो, क्या होता है, गवर्नमेंट बन जाएगी, दुनिया भूल जाती है। हमने कहा नहीं, हम लोग वायदा करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग काम करने के लिए आए। वो हमारा मैनिफेस्टो होगा तो हम लोग पूरा उसको लागू करेंगे, जो नहीं हो सकता उसको नहीं बोलेंगे। तो हमने अटल जी, अडवाणी जी और मोदी जी और इन लोगों से यही सीखा है कि उतना बोलो जितना कर सकते हो। सर, राजनेताओं के लिए तो ये माना जाता है कि पॉलिटिकली करेक्ट, कहा जाता है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने चाहिए, मीठा बोले, और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा उम्मीद होती है। आप जब इस तरह की बातें करते हैं, आप भी कह रहे हैं कि फीडबैक भी ऐसा आता है, आपको लगता है कभी कि मैंने गलत ऐसा बोल दिया, या नहीं बोलना चाहिए था, या फिर मैं भी पॉलिटिकली करेक्ट होता तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता? नहीं, कई बार पॉलिटिक्स को गलत वे में ले लिया जाता है। मैंने देखा पॉलिटिक्स तो एक अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि सब लोग समाज के अंदर एक खुला, हमारी किताब होती है जो हमारा, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी जो हमारी होती है, करेक्टर जो हमारा होता है, वो खुली किताब है, हम पब्लिक के आदमी हैं। लेकिन कई बार कोई गलत काम हो रहा ना जी, तो लोग क्या बोलते हैं, तो यार पॉलिटिक्स कर रहा हमारे साथ, यानी पॉलिटिक्स कर रहा है तो झूठ बोल रहा है। तो पुराने राजनेताओं ने आज के राजनेताओं को एक बहुत बड़ा तगमा दे दिया हुआ है कि तुम करप्ट हो। समाज की नज़र में हम क्या हैं? करप्ट हैं, बेईमान हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को ठगते हैं, बरगलाते हैं, बोल लेते हैं, फिर भूल जाते हैं।
यही बोलते हैं ना हमारी परिभाषा क्या है, लेकिन ये परिभाषा नहीं है। नेताजी की परिभाषा सुभाष चंद्र बोस जी की परिभाषा भी है इस देश के अंदर। नेताजी की परिभाषा अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी परिभाषा है। आज के नरेंद्र मोदी, हमेशा जेपी नड्डा जी की भी परिभाषा है। मोदी जी ने कभी किसी से वायदे नहीं किए, उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला था तुम मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस के सिलेंडर दूंगा। कहीं बोला तो बता दो। उन्होंने बाद में दिए। जो कर सकता था परिवार का मुखिया वो करता है। उन्होंने कभी नहीं बोला था कि मैं 9 करोड़ महिलाओं के लिए गांवों के अंदर जो टॉयलेट्स नहीं है, जहां घर बन चुके हैं, मैं टॉयलेट्स दूंगा, लेकिन दिए। उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला था कि मैं किसानों को, 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि डालूंगा ताकि किसान मेरे को वोट डाल दें, लेकिन उन्होंने दिया। जो हम कर सकते हैं, जब खजाने पे बैठते हैं उस समय पता लगता है कि घर की हालत क्या है। जे आज चला रहे हैं 75,000 करोड़ का हिमाचल में कर्जा है, तो जब वायदे कर रहे थे तब जरा कर्जे को पढ़ लेते ना हिमाचल की हालत क्या है। तो उसी हिसाब से दिल्ली से आए हुए नेताओं के कहने पर ना बनाते अपना मैनिफेस्टो। आज कांग्रेस से लोग फंसे हुए हैं ना, जवाब नहीं है उनके पास। तो उसके नाते मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम लोग किसी चीज़ के ऊपर जाएं, उसके बाद निर्णय लें। और नेताओं की परिभाषा को, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बार ताल कटोरा स्टेडियम में हमारी राष्ट्रीय कार्यसमिति की मीटिंग थी, उन्होंने कहा था कि जैसे हालात देश के अंदर कांग्रेस के बन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं बीजेपी प्रदेशों के अंदर भी बढ़ेगी और बीजेपी दिल्ली के अंदर भी बढ़ेगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट बन जाए। शायद उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा होगा कि अकेले भी बन जाएगी हमारी, लेकिन उन्होंने कहा बन जाएगी, इसकी चिंता मत करो। लेकिन एक मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, जो राजनेताओं के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा हो गया है, बीजेपी को गवर्नमेंट में आने के बाद उस विश्वास को पैदा करना है। लोग नेताओं को भी इज्जत की दृष्टि से देखें, लोग नेताओं को भी अच्छा समझें। वरना आजकल क्या हालत है, हर नेता कहीं शादी में जाता है, ब्याह में जाता है, वो डरता है यार मैं बताऊंगा मिनिस्टर हूँ, तो लोग कहेंगे अच्छा मिनिस्टर जानी क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता। लोगों के मन में एकदम क्या आता है, तो नेता के मन में जब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुनते हैं तो क्या आता है। हम उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं कि राजनीति को भी इज्जत मिलनी चाहिए। राजनेता भी पढ़े लिखे लड़के लड़कियां राजनीति के अंदर आएँ। आज कौन व्यक्ति, आप किसी का, आप 100 आदमी का एक दिन इंटरव्यू लेके देखना कि तुम राजनेता बनना चाहते हो, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदी चीज़ है, ये तो बहुत भ्रष्ट लोग होते हैं, बहुत चोर लोग होते हैं, एंटी नेशनल लोग होते हैं। 10 परिभाषाएं हमारी गिना देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हम लोग काम कितना करते हैं, हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, किन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग घर को लेकर के आगे बढ़ते हैं और परिवार को लेके और समाज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वो नेताओं की परिभाषा बनाने के लिए चले हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोग हैं, जो चाहते हैं इज्जत से नेताओं को भी देखा जाए। हम भी इसी समाज के अंग हैं, हमको अलग थोड़ा ही है। नेता कहाँ से आएंगे, इसी समाज से। समाज ठीक हो जाएगा तो अपने आप राज ठीक हो जाएगा। पहले होता था जथा राजा तथा प्रजा, अब मैं मानता हूँ जथा प्रजा तथा राजा। हमको जनता को भी ठीक चलना है। मैं जनता में भी अपने आप को गिन रहा हूँ। मैं भी अगर ठीक चलूँगा, मैं मान लो आज एमएलए हूँ, कल को मैं जनता में चला जाऊँगा, नहीं लड़ूंगा, तो मैं राजनेता पूरी ज़िंदगी थोड़ा रहना है। तो मेरा भी करेक्टर, मेरा भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। उसके नाते राजनेताओं को भी एक, यानी पॉलिटिक्स को लोग ये ना बोलें कि पॉलिटिक्स गलत होती है। क्या नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत है, या उन्होंने आज तक किया क्या वो गलत है? कोई 1 रुपये का उनके ऊपर पैसे का ब्लेम लगा सकता है? हाँ, जिन लोगों ने इस देश के अंदर लंबे समय कांग्रेस ने राजनीति की, उनके राजनेता रहे, उनकी जो एक राजनीति की परिभाषा वो भ्रष्ट राजनेता की है। उसके कारण सब कोई लोग भ्रष्ट मानते हैं। मैं कांग्रेस के अंदर भी मानता हूँ, अनेकों लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल श्रद्धा से काम करते हैं। कांग्रेस, आज की कांग्रेस में भी हैं लोग ऐसे जिनको हम जानते हैं कि ये लोग बिल्कुल आदमी, सच्चा आदमी है और ये काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करता है, लेकिन बहुत कम संख्या इनकी होगी। और दुर्भाग्य ये है कि राजनीति में भी जो लोग गलत हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो कई बार फिर सबके बारे में जो विचार बनता है समाज के बीच, जनी सारे नेता जनी खराब। तो उसके नाते मैं सच बोलता हूँ कि लोगों को लगे राजनीति के अंदर भी स्पष्ट, सच और सामने बोलने वाले लोग आज भी राजनीति के अंदर हैं। जी सर, 27 दिसंबर 2017 को जब भाजपा की सरकार आई थी, शपथ ली थी, उस दिन से एक नारा दिया गया था मिशन रिपीट का, कि जब चुनाव होंगे 22 में तो मिशन रिपीट होगा। लेकिन मिशन रिपीट से भाजपा चूक गई। सर, आप क्या वजह मानते हैं? आप पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, कुछ लोगों ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि टिकट आवंटन गलत था, या फिर टिकट आवंटन के बाद भी अगर मैनेजमेंट शायद अच्छे से हो जाता तो मिशन रिपीट का सपना साकार हो जाता। आपको क्या लगता है? उसमें मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम चलता है वो कलेक्टिवली चलता है। टिकट आवंटन कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। एक चुनाव समिति बनी होती है, कोर कमेटी हमारी होती है, उसके अंदर डिस्कस होते हैं, फिर चुनाव समिति के अंदर उस पर मुहर लगती है और केंद्र का पार्लियामेंट बोर्ड उसमें फिर चर्चा करता है, फिर उसके ऊपर जाके मुहर लगती है।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि टिकट आवंटन गलत हुआ। जब आप लोग काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, इसमें मैं इनकार भी नहीं करता, हो जाती है गलतियाँ। 68 टिकट्स बांटना, और सब लोग अपने होते हैं, हम लोग भी बड़ी दुविधा में होते हैं उस समय किसको दें किसको छोड़ें, क्योंकि सब लोग अपने जानने वाले होते हैं, अपने मित्र होते हैं, प्रियजन होते हैं, परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं। तो उसमें कई बार कुछ जगह पर गलती हो सकती है, मैं इसमें इनकार नहीं करता, क्योंकि हम भी इंसान हैं जो टिकट बांटते हैं। सारे लोग, पहले कुछ और लोग बांटते होंगे, आज हम लोग भी उस टीम में हैं, कल को कुछ और लोग जुड़ेंगे। और दूसरा मैनेजमेंट का मामला है, मैनेजमेंट भी बीजेपी की कलेक्टिवली चलती है, कहीं ना कोई कमी जरूर रह गई हम सब लोगों से, ऐसा हम सब लोग मानते हैं, एक नहीं है। जब हम लोग, जैसा हम लोग कहते हैं ना कि हम तैरते हैं तो भी इकट्ठे तैरते हैं, डूबते हैं तो भी इकट्ठे डूबते हैं, टुगेदर वी स्विंग टुगेदर वी सिंक, ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर कोई कमी रह गई है तो वो मेरी भी है, वो सबकी है, उसमें मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता हूँ, वो हम सबकी है। आगे के लिए वो कमी ना हो, उसको हम लोग लगे अभी लोकसभा के लिए, और लोकसभा के रिजल्ट एकदम ठीक आएंगे, आपके ध्यान में आएगा कि बीजेपी ने जो चीज़ें रह गई होंगी वो अब ठीक कर ली हैं, उसको ठीक करेंगे। हमारे 22 लोग इंडिपेंडेंट खड़ गए, हम लोग उनको नहीं बैठा पाए, उनके कारण ही 10 सीटें हम लूज़ कर गए। पिछले चुनाव के समय पर भी हमारे लोग 14 लोग इंडिपेंडेंट खड़े थे, हमने 12 बैठा दिए, उसमें से 11 सीटें हम लोग जीते। और उसके बाद हम 2 नहीं बैठा पाए थे, एक पालमपुर में और एक फतेहपुर में। एक सीट फतेहपुर की हम 1500 से हार गए थे, पालमपुर की 3200 से हार गए थे। तो उसके नाते अगर बैठा देते तो हम वो भी जीत जाते। विरोधी ना खड़े, जो बहुत ज़रूरी होता है। इस बार विरोधियों की बहुत बड़ी भरमार होगी। बीजेपी एक बढ़ती हुई पार्टी है, एक ही सीट के ऊपर 4-4, 5-5 लोग एक ही तरह के हैं। अब जो कार्यकर्ताओं को मानना पड़ेगा कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, 2 या 3 को तो रहना ही पड़ेगा, मन मारना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो मन नहीं मारा लोगों ने, पार्टी को ही मार दिया, तो पार्टी मर गई। अब वो भी धक्के खा रहे हैं, हम भी धक्के खा रहे हैं, और कुल मिलाकर के हिमाचल का नुकसान हो गया। आज अगर बीजेपी होती तो जिस स्पीड में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट के काम चले थे, विकास के काम चले थे, वो सहारा आज केंद्र को यहाँ से नहीं मिल रहा है। यहाँ तो आज वो गवर्नमेंट आ गई जो केंद्र को ही क्रिटिसाइज कर रहा है, जो केंद्र के ऊपर ही प्रश्न उठा रहा है। अपनी गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, अपनी गवर्नमेंट के अंदर लोग बढ़ने को तैयार नहीं है, और बीजेपी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट तोड़ने को लिए लगे हुए हैं। जयराम ठाकुर जी के फ़ोन टेप हो रहे हैं, आप कल्पना करो, उनके फ़ोन टेप हो रहे हैं, माना उन लोगों ने कि हाँ हम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप लोग लॉ की दृष्टि से देखें, हर आदमी को अपना अधिकार है। अगर उनकी गवर्नमेंट टूटेगी, उनके लोग बीजेपी में आएंगे तभी टूटेगी, हम उठा के ले जाएंगे ऐसा थोड़ा ही है। वो आएंगे, उनका मन होगा तो टूटेगी, नहीं तो 5 साल चलाएं, हम उनकी क्यों गवर्नमेंट तोड़ेंगे। उनके पाप थोड़ा बाहर आने चाहिए ना, जो उन्होंने बोला है। इसलिए हम कोई तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे फ़ोन टेप करना ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी जानकारी ना रखें, अपने लोगों की जानकारी रखें, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे सर, ऑपरेशन लोटस की कोई तैयारी कर रही है क्या भाजपा आने वाले वक्त के लिए? नहीं, अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा में 4 सीटें जीतेंगे, उसके बाद जो पार्टी निर्णय लेगी पार्टी करेगी। अभी तक तो हमारा यही मत है कि जो इन्होंने झूठे वायदे जनता के साथ किए हैं वो इनको भुगतने दो, इनके पाप बाहर आने दो। जब जनता कुछ बोलेगी तो हम कुछ बोलेंगे। बात करते करते मेरी निजी दिलचस्पी इस बात में जगी है, जो आंकड़े सर आप उंगलियों में याद रखते हैं, इसकी वजह क्या है सर? कैसे आप याद रखते हैं? छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत हुई इसलिए, या फिर जब अध्यक्ष आप बने तो ये ऐसे आंकड़े याद रखना कि इस सीट को कितने मार्जिन से हारे, या फिर ऐसा होता तो इस तरह से आंकड़ा कम हो सकता था, ये आप कैसे याद रख लेते हैं सर? नहीं, उसमें ऐसा, मैं बड़ा बारीकी से काम करने वाला आदमी हूँ, जैसा ओपनली बोलने वाला हूँ, लेकिन कागज़ों पे बहुत बारीकी से काम करता हूँ मैं। मेरे को अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एमपी की भी आधी सीटों पे किस किस का मार्जिन कितना था। सबसे कम मार्जिन रोडू 15,000 और 40,000 आपका नालागढ़ से हम लोग जीते थे। इसके बीच में किसका क्या क्या रहा वो मैं जानता हूँ हर सीट का। और उसके बाद हारे कहाँ कहाँ और क्यों हारे, वो मेरा एक इंटरेस्ट रहता है। मैं चाहे किसी जिम्मेवारी पे हूँ या नहीं हूँ, मैं कागज़ों के ऊपर लिख करके उसके ऊपर स्टडी करता रहता हूँ, तो उसके नाते मेरे को याद रह जाता। और मैंने जब मैं 9-10 साल प्रेसिडेंट रहा तो मैंने पूरे प्रदेश को 2-3 बार घूमा। और मैं विद्यार्थी परिषद के समय पर, अभी तो मुझे पार्टी ने गाड़ी दी थी, अभी जनता ने आशीर्वाद दिया तो हमारे पास सुख और सुविधा है। जब विद्यार्थी परिषद में सोने को भी जगह नहीं मिलती थी तो बसों में पूरे प्रदेश को मैंने छाना हुआ है। बसों में मैं रोडू, रामपुर, देहा से लेकर के आपके सीमा सावड़ा से होते हुए चंबा तक इन कॉलेजों के अंदर घूमता था। उस समय कन्नौर में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे टाइम पर कन्नौर का कॉलेज नहीं था, नहीं तो वहाँ भी जाता, मैं रामपुर तक जरूर जाता था। तो उसके नाते मैंने आपके जांगला स्कूल में +2 में मेंबरशिप की हुई है। कोटली सुखराम जी के गांव में मैंने मेंबरशिप की हुई है +2 में विद्यार्थी परिषद की, पैदल जा कर के 3-3 किलोमीटर।
ये मेरी आदत है कि जहाँ चुनौती है वहाँ जाओ, क्योंकि जांगला वीरभद्र जी का एरिया था और कोटली सुखराम जी का गांव था। तो लोगों ने कहा जहाँ मत जाओ, जहाँ लड़ाई होगी। मैंने कहा यहीं जाना है, यहीं काम खड़ा करने की जरूरत हो जाए। ऊना में तो ठीक ही है, कांगड़ा तो ठीक ही है, हमीरपुर बिलासपुर तो ठीक ही है, इन एरियाज़ में जाना है। तो उसके कारण मेरे को एक एक एरिया का पता है, एक एक एरिया को हमने जिसको कह सकते हैं बस्सों में छाना हुआ घूम करके। तो मुझे लगता है जो भगवान का भी कोई आशीर्वाद होता है, और मैं बिल्कुल इमोशनली जुड़ा होता हूँ जिस चीज़ को मैं करता हूँ। तो पार्टी से मैं विचारधारा की दृष्टि से भी इमोशनली जुड़ा हूँ और इन सब चीज़ों से जुड़ा हूँ। इसलिए मेरे को दुख लगता है जहाँ कोई हार जाता है, तो दुख लगता है भी हम लोग 60 वोटों से भोरंज हार गए। अब क्या होती हैं 60 वोटें, इतनी वोटें, और 5 सीटें हम 500 से नीचे हार गए। रामपुर की सीट हम जीतने वाले से, वो सीट ही हम लोग लगभग 350 पौने 400 से हार गए। हम लोग ऐसे रेणुका और शिलाई हार गए 350 400 से पौने 200 से। इस मार्जिन में हम 5 सीटें हार गए। तो इन सीटों को जीता जा सकता था, हमारे भाग्य में नहीं थी गवर्नमेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अच्छी चली थी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया गवर्नमेंट थी, पॉपुलर गवर्नमेंट थी। और 0.9% से हम लोग हारे, मात्र 38,000 वोटें हमारी कम थी। तो कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, उस झूठ के कारण हम लोग चुनाव हार गए। हम अपनी गलती से नहीं हारे, जनता ने भी हमें नहीं हराया, जनता हमें ही जिताना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने 1500 रुपया, 4 लाख 5 लाख नौकरियाँ, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये किलो दूध, ऐसे ऐसे करके जो वायदे किए हैं, और 1 तारीख से लागू करेंगे, 1 तारीख से महिलाओं के खाते में पड़ जाएगा। कई महिलाओं ने तो बेचारियों ने खाते खुलाए उसके बाद, लेकिन आज वो देख रहे हैं। और इन्होंने उन लोगों को पैसा भी बांटा जिनके फॉर्म बड़े झूठे, पैसा बांटा 2 दिन पहले कि एक पेंशन आपकी आ गई है, अगली पेंशन तब आएगी जब कांग्रेस आएगी। तो हो सकता है कुछ बीजेपी के लोगों से भी वोट डल गया होगा इनको। आज वो रो रहे हैं, आज वो तड़प रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग दोबारा से लोकसभा के चुनाव में दम से लड़ेंगे और चारों सीटें जीतेंगे, और अगली जो लोकसभा के बाद विधानसभा होगी वो बीजेपी की ही होगी। 2017 की बात करें सर, अगर आपने भाग्य की बात क्यों की, तो भाग्य से याद आया कि ऐसे कांग्रेस और भाजपा के नेता चुनाव हार गए थे जिनके लिए किसी ने सोचा नहीं था, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। आप भी सर उसमें चुनाव हारे। उस वक्त ये चर्चा चली कि अगर सतपाल सिंह सत्ती शायद चुनाव जीते होते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते। सर इस चर्चा, क्या ये चर्चा आप तक पहुँची और आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है, उस समय हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग, प्रोफेसर धूमल जी, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष था, इसलिए मेरी सीट को महत्वपूर्ण मानते हैं, वरना मैं अपने आप को पार्टी के अंदर नया मानता हूँ, छोटा आदमी मानता हूँ। मेरे से बड़े सीनियर लीडर हैं यहाँ पर। उस समय रणधीर शर्मा जी हार गए, रविंदर सिंह रवि जी हार गए, ऐसे कई सीटें हम लोग हारे। लेकिन वो दुर्भाग्य रहा पार्टी का। लेकिन उसके बाद हमने लीडरशिप दी प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप है। अगर एक व्यक्ति कहीं असफल होता है तो हमारे लोग कैडर से निकले हुए लोग हैं, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आइडियोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ठीक है, उसका दुख हमें जरूर लगा उस समय जो रिजल्ट्स आए, लेकिन उसके बाद जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बढ़िया गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई। और बाकी चर्चाएं कई चलती हैं, कई लोगों की चलती हैं, कई लोग अपना अपना मत देते हैं, अपना अपना विचार देते हैं। वो उन लोगों का अपना मत होगा, अपना विचार होगा, लेकिन भाग्य में जो लिखा था होना वही था, वो हो गया। तो इसलिए मैं जो मान के चलता हूँ, भाग्य से बड़ा कोई नहीं है, भाग्य बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। आदमी को कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण की नीति के ऊपर हम लोग चलते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो और रिजल्ट की चिंता भी मत करो। तो काम कर रहे हैं हम लोग, और उस काम में हम लोगों ने पिछले 5 साल में बिना विधायक रहते हुए भी ऊना विधानसभा क्षेत्र में मैंने 2236 करोड़ रुपए का काम कराया। ऑन आंकड़े पे मैंने पंपलेट बांटा ऊना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कि जो मेरा 2236 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो जहाँ पर की है, डेवलपमेंट की है, वो चाहे पीजीआई था, चाहे इंडियन ऑयल का टर्मिनल था, चाहे IPH-PWD के अंदर करोड़ों रुपए के काम थे, अरबों रुपए के काम थे। तो मैंने पंपलेट दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। 2236 करोड़ लास्ट में जोड़ लगा के दिया कि आपको लगता है मुझे वोट डालो, आपको लगता है किसी और को डाल दो। शायद आपके जो दूसरे नाम, राशि रायज़ादा, सतपाल रायज़ादा, उन पर यही भारी पड़ा शायद चुनाव में। नहीं, अब क्या क्या भारी पड़ा होगा वो अलग विषय है। वो भी अच्छा वोट ले गए, उनको भी काफ़ी वोट पड़ा। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि वो वोट इस चीज़ का पड़ा कि उन लोगों ने जो पेंशन का शोर मचाया और अन्य अन्य चीज़ें मचाई, वरना हम लोग वहाँ उस सीट को 5 से 7 हज़ार तक मान रहे थे कि इतने से जीतेगी, पर 1600 वोटों से मैं जीता वहाँ पर, पौने 1600 से। तो काम बहुत किया और आगे भी करेंगे, काम को तो रोकना ही नहीं। आज भी मैं काम करता हूँ, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट में आज भी SDO एक्शन, डिप्टी कमिश्नर, SP साहब, जो भी काम है मैं करता हूँ। और मैं आज भी जो प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं उसका मैं मंत्रियों को बताता हूँ
वरना लोगों की आदत होती है अच्छा है ना हो, मैं अगली बार बताऊंगा, मेरे काम शुरू हुए थे इन्होंने रोक दिए, मेरे को वोट डालो। कितना नुकसान हो जाएगा उससे हिमाचल प्रदेश का। वो बिल्डिंग जो आज 2 करोड़ में बनने वाली है, वो अगले 5 साल बाद अगर मैं उसको कंप्लीट करूंगा वो 3 करोड़ में बनेगी। एक ही बिल्डिंग में 1 करोड़ का नुकसान हिमाचल का हो जाएगा। मैं आज भी कागज ला करके देता हूँ कि जहाँ पंचायत घर बीच में रुक गया, जहाँ हेल्थ सब सेंटर बीच में रुक गया, ITI की बिल्डिंग रुकी पड़ी है, कॉलेज की बिल्डिंग रुकी पड़ी है, IPH की 10 स्कीमें बंद हो गई हैं, उसके आप लोग पंप हाउस बनाओ, उसके आप लोग बिजली ट्रांसफार्मर लगाओ। जो मैं लिख लिख के दे रहा हूँ, मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो उसके बाद मेरी आदत है डेवलपमेंट करने की, गवर्नमेंट जिसकी मर्जी हो, क्रेडिट जिसको मर्जी जाए। अभी तक लोग मुझे भी बोलते हैं कि आप इसको कंप्लीट करा देंगे, उद्घाटन तो सब खुद ही करेंगे। मैं कहा तो क्या चीफ मिनिस्ट्री करेंगे ना, उनके भी हमने कोई ना कोई किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएँ उद्घाटन करें। लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग 14 करोड़ की कंप्लीट होनी चाहिए, ITI की 12.5 करोड़ की होनी चाहिए, उसमें 1-1.5 करोड़ का मामला है तो लगेगा। परसों मैंने फ़ोन करके शुरू कराया उनमें काम, मैंने डायरेक्टर तक बातचीत की। मैं कहा भैया बिल्डिंगें ही रुक गई, गवर्नमेंट बदल गई तो जनता ने तो बेचारों को चाहिए ना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर हमें किसी ने बताया नहीं। मैं कहा वो नहीं बताएंगे जिनकी गवर्नमेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, आप चिंता मत करो, मैं बताता रहूँगा, आप कराते रहो। तो काम शुरू हुए हो, मुझे रिपोर्ट आई कि काम शुरू हो गए। आपके ज़िले में सर एक शोर था मुख्यमंत्री को लेकर, आपने बजट सत्र में भी कहा था कि सभी सीटों पर हार गए, सिर्फ आप बचे, और शोर था कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सरकार आई तो मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश अग्निहोत्री। ऐसा हुआ नहीं, सुक्खू 21 साबित हुए। आपको लगता है सर कि अब जो ऊना में काम होने थे, क्योंकि कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ज़िला में आता है तो फिर काम बहुत तेज़ रफ्तार के साथ होते हैं, अगर मुख्यमंत्री मिलता ऊना को तो इसका फ़ायदा होता, और क्या ऊना की जनता ठगी गई इस नाम पर कि मुख्यमंत्री ऊना को मिलने वाला है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की 5 सीटों के ऊपर ऊना में कांग्रेस को लाभ मिला वोटों का। लोगों को लगता था हमारा भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और मुकेश अग्निहोत्री जी ओपन बोलते थे, उनके कार्यकर्ता ओपन बोलते थे, पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, वो 15 साल से ओपन बोलते थे। और जब वो विपक्ष के नेता बने तो ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कांग्रेस उनको बढ़ा दे, तो उसका नुकसान भी हम लोगों को मिला। जहाँ तक काम की बात है तो काम तो यही होने थे जो आजकल हो रहे हैं, ना सुक्खू जी के ज़िले में हो रहे हैं ना ऊना में हो रहे हैं। काम तो पूरे प्रदेश में बराबरी चले हुए हैं। काम का तो फर्क तब पड़ता है जब बीजेपी आती है, उसका असर भी दिखता है। जब धूमल जी चीफ मिनिस्टर होते थे तो हमारी 5 सीटें वहाँ से आती थी। जब जयराम जी चीफ मिनिस्टर रहे तो हमारी 10 में से 9 सीटें आई। वो तब आई जब जयराम जी ने काम किया, वो तब आती थी जब धूमल जी ने काम किया। और उनकी पूरी पार्लियामेंट में 10 से कम हमारी कभी विधानसभा की सीटें नहीं आई जब धूमल जी वहाँ से लीडर रहे। तो बीजेपी के लीडरों के काम का असर दिखता है, क्योंकि काम करते हैं। जब शांता जी होते थे तो कांगड़ा से हमारी ऐसी सीटें आती थी, 10 से कम नहीं आती थी, तो असर दिखता है। अब तो सुक्खू जी मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा में हमीरपुर में लुढ़क जाएगा मामला, क्योंकि हमीरपुर वाले बोलते हैं अब चीफ मिनिस्टर बन गया जिले का, तब भी काम नहीं हो रहे हैं, कब काम होंगे? वहाँ भी कोई नया काम नहीं शुरू हुआ है। टूर ही 2 बार किया है सिर्फ पूरे प्रदेश का, तो मुझे लगता है कि 10 सीटों के ऊपर हो गए हैं अभी तक 68 में से, और 10 महीने उनको बने हो गए हैं। और पहले 10 महीने में जयराम जी ने सारी की सारी सीटें कवर कर ली थी। मेरी कंस्टिट्यूंसी में जयराम जी 19 दिन के बाद आ गए थे, जीतने के बाद पूरे 5 सीटें कवर करके आए थे ऊना की। सर वो कह रहे हैं आपदा में मामला फंस गया सरकार का। नहीं, वो तो उनको बहाने हैं, केंद्र नहीं दे रहा है, आपदा आ गई, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूँ आपदा के कारण दिक्कत आई है, क्योंकि हम भी इसी प्रदेश के हैं। कोई आपदा कांग्रेस के ऊपर ही आई है ऐसा नहीं है। इकट्ठे होकर इसके विरोध में लड़ना चाहिए और लड़ेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपदा का बहाना मार करके मत करो। उनको यही आइडिया नहीं है। मुझे लगता है आज अगर कांग्रेस के गवर्नमेंट बीजेपी के रुके हुए काम कौन कौन से हैं और उनको कितना पैसा चाहिए, वो अगर शुरू करेंगे तो मुझे लगता है सुक्खू जी को एक कंस्टिट्यूंसी में 30-40 करोड़ रुपए के उद्घाटन का मौका मिल जाएगा। पर अभी कौन बताए उनको, हमने भी किए होंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरी कंस्टिट्यूंसी में जयराम जी ने 19 दिन के बाद आकर के ही 31 करोड़ रुपए के उद्घाटन कर दिए थे, तो मैंने 19 दिन में तो बिल्डिंगें नहीं बना दी थी, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। सर सलाहकारों की तो बड़ी फौज है, सलाहकारों की तो फिर कोई बता नहीं रहा कि कुछ काम पड़े पेंडिंग, उसका उद्घाटन कर दीजिए आप। नहीं, मेरा तो ऐसा लगता है मुख्यमंत्री को कभी कोई सलाह दे सकता है क्या, बताओ मुझे। सलाहकारों की फौज बहुत फौज इसलिए है कि उनको 2-2 लाख 3-3 लाख तनख्वाहें होगी, गाड़ियाँ होगी, घोड़ा गाड़ी होगी। मैं तो अपना भी चलो, मैं अब मेरे से बोल हो जाता है। सलाहकार का क्या, सब सलाहकार ही होते हैं चीफ मिनिस्टर के, जो एमएलए होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लीडरशिप होती है। गवर्नमेंट के ऊपर बोझ डाल के किसी आदमी को सेक्रेटरीट के अंदर बैठा देना, उसके बाद ही सलाह मिलेगी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हम सलाह के भी पैसे मांगेंगे क्या जो कार्यकर्ता है कि हमें पहले वहाँ बैठाओ तो सलाह देंगे तुम्हें? ऐसा नहीं होता है। वो तो एक वीरभद्र जी के टाइम पर परंपरा चली थी, रंगीला राव जी हार गए तो उनको सलाहकार बनाया गया, सीनियर लीडर थे, चलो बुजुर्गों को एक इज्जत दे दी। फिर बुटेल जी आए, फिर उनको भी शायद एक बार बनाया गया।
अब तो परंपरा चल पड़ी कि मित्रों को बना दो, मित्र मंडली को इकट्ठा करो और उनको वहाँ बैठा दो। और जो बेचारे IAS ऑफिसर हैं, HAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं वहाँ कि हमें ऑर्डर कौन दे रहा है जहाँ बैठ करके। तो ना उनके ऑर्डर पे सुने जाते हैं, ना उनके ऑर्डर लागू होते हैं। तो सलाह तो उल्टी पड़ रही है सारी की सारी। तो मुझे लगता है सलाह चीफ मिनिस्टर को किसी की लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसका एक अपना ग्रुप होता है, एक अपने सीनियर लीडर्स होते हैं, एक अपने शुभ चिंतक होते हैं, वो मुफ्त में भी देते हैं सलाह। आप जैसे भी होते हैं, उसमें पत्रकार लोग भी होते हैं, वो भी बताते हैं भाई साहब फीडबैक ऐसा आ रहा है, तो ये आप लोग का पैसे लेते हैं उसके, तो वे क्यों बैठाए जाएँ लोग सलाह लेने के लिए पैसे दे करके। मैं तो इसको गलत मानता हूँ, इस परंपरा ही गलत है, बिल्कुल गलत है, जनता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है जी। अपने मित्रों को उनको सहयोग कराओ, उनको बिजनेस कराओ, जो कराना कराओ, किसने इनकार किया हुआ। उनके मित्र कुछ नहीं करेंगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ। लेकिन मित्र सेक्रेटरीट के अंदर कब्जा करके कमरों के अंदर बैठ जाएंगे और फिर वहाँ हा हो चलती रहेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई मायने नहीं है। वो चौकड़ी से नुकसान होता, मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा अनुभव बोलता है, जो मुझे पता है। सर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सतपाल सिंह सत्ती, विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रखना यही इनकी पहचान है। आंकड़ों पर बात, तथ्यों पर बात और सच्चाई पर बात, और कभी कभी ये सच्चाई आम जनता को चुभ भी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।